नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी पर। ऐसा यार मुझे लगता है कि एक ऐसा जिन है जो बोतल से निकल चुका है और उस जिन को या फिर दूसरे तरीके से कहे अंधों के हाथ एक हाथी लगा और अंधे ने जब उसके कान छुए तो उसने कुछ और परिभाषित किया, जिसने पूंछ छुई उसने किसी और तरीके से परिभाषित किया और जिसके हाथ उसकी पीठ लगी उसने किसी और तरीके से परिभाषित किया। पर सवाल यह है कि इन तीनों में से किसी ने हाथी को देखा नहीं था। यही हाल एसआईआर को लेकर हो रहा है। एसआईआर को अगर देखा जाए तो मामला जब से और तूल पकड़ गया, जब से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईआर में कटने वाले 4 करोड़ से ज्यादा नामों में से 80 से 85% बीजेपी के वोटर्स हैं। और ये बीजेपी के वोटर जो हैं वो अर्बन हैं, रूरल्स नहीं है, और अर्बन में बीजेपी की धाक बहुत बेहतर रहती है। उसके बाद एक हालिया और ताजा बयान कन्नौज के पूर्व सांसद और डिंपल भाभी को हराने वाले सुब्रत पाठक को लेकर है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज में 3 लाख वोट कम हो रहे हैं और ये 3 लाख वोट कन्नौज में अलग अलग विधानसभाओं से है, जिसके वाद प्रतिवाद पे अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग सीधे मिलकर जो अल्पसंख्यक है उनका वोट कम करने जा रही है। तो क्या बाबा सही कह रहे हैं या सुब्रत कह रहे हैं? दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो नवनिर्वाचित बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने मशीनरी को या फिर प्रदेश की मशीनरी को टाइट किया है? उधर बंगाल में एसआईआर का तोड़ ममता बनर्जी ने निकाल लिया है। जरा इन मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ बाबा रामदास और अनुपम मिश्र जुड़े हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सबसे पहले अनुपम सर, ये उत्तर प्रदेश की हालिया राजनीतिक घटना क्रम को किस तरीके से देख रहे हैं जी? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कट रहे हैं। अगले दिन योगी का बयान आ गया, 4 करोड़ कट रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद अखिलेश ने कह दिया 5 करोड़ कट रहे हैं। अखिलेश को 3 से 5 जाने में 24 घंटे का भी समय नहीं लगा। अखिलेश ने पहले ये कहा कि ये जो वोट कट रहे हैं समाजवादी पार्टी के काटे जा रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा। फिर योगी का बयान आ गया कि साहब ये तो भाजपा के वोट हैं। अखिलेश ने अपना बयान बदल दिया और कह दिया कि हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 80,000 वोट कम हो रहे हैं। तो कहा मेरे कट रहे हैं, अब सीधे भाजपा के आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर बयान बदला। उन्होंने आजमगढ़ में चुनाव आयोग से शिकायत की कि साहब आजमगढ़ में बड़े वोट काटे जा रहे हैं। अब आजमगढ़ एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वहां पर मुस्लिम बाहुल्य कहना तो गलत होगा, पर एक ऐसी सीट जहां पे मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है और वो एक तरह से मुलायम सिंह यादव वहां से जीते हैं, अखिलेश यादव वहां से जीते हैं, धर्मेंद्र यादव वहां से हारे भी हैं और जीते भी हैं। तो वो भी इसलिए क्योंकि गुड्डू जमाली खड़े हो गए थे और उन्होंने ढेर सारे मुस्लिम वोट काट दिए थे। तो मुस्लिम वोट वहां पर किसी भी प्रत्याशी का भविष्य तय करते हैं। तो उन्होंने आजमगढ़ को लेकर एक शिकायत दर्ज करी चुनाव आयोग से कि साहब गलत वोट काटे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी अजीब सी बात है। शिकायत ये नहीं थी कहाँ काटे गए, कैसे काटे गए, किसके काटे गए, कौन सा ऐसा आदमी है जो वास्तव में वोटर लिस्ट में होने का हक है जिसको उसके बाद भी उसका वोट कट गया। सिंपली एक वेग सी शिकायत कि वोट काटे जा रहे, न सर न पैर। फिर ये कन्नौज से सुब्रत पाठक का बयान आ गया। सुब्रत पाठक वही हैं जिन्होंने डिंपल यादव को हराया था। सुब्रत पाठक वही हैं जिनको अखिलेश ने अभी हराया। उन्होंने कह दिया कि साहब आजमगढ़ उसमें कन्नौज की 3 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 1-1 लाख वोट कटा है और अखिलेश यादव इस बार उनको दांतों तले पसीना आ जाएगा यहाँ से जीतने में, वो जीत नहीं पाएंगे। अब अखिलेश ने फिर हल्ला मचाना शुरू कर दिया, चुनाव आयोग। तो कभी वो चुनाव आयोग के पक्ष की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग के विरोध की बात करते हैं। एक बड़ी बात जो देखने की है श्रीकांत और बाबा जी, इसमें मैं आपका भी जिसे कहना चाहिए आपका भी अटेंशन चाहूंगा, आपकी भी दृष्टि चाहूंगा कि 4 करोड़ वोट इनिशियली कटते नजर आ रहे हैं और 4 करोड़ लोगों में से 4 आदमी भी सामने आके ये नहीं कह रहा है कि साहब आई एम सिटिंग राइट हियर, मैं तो यहीं बैठा हूं, मेरा वोट कट गया। ये बात बड़ी विचित्र नजर आ रही है। जिस प्रकार
आपने बिहार में देखा 60 लाख वोटों का एक कटौती देखी, उसके बाद आपने देखा कि 60 लाख वोटों में 6 आदमी सामने नहीं आए ये कहते हुए कि साहब हम तो यहीं बैठे, मेरा वोट कट गया। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि जाइए आप 1 दर्जन आदमियों 15 आदमी बुला लाइए, आप 15 आदमी नहीं बुला पाए। चुनाव के दौरान आपने देखा एक आदमी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, एक आदमी ने हल्ला नहीं मचाया कि मेरा वोट कट गया। अभी भी उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट कटने की बात है, उसमें 4 आदमी निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो एक मोटी सी बात है, वोट जिसके भी कटेंगे ठीक ही कटेंगे, गलत नहीं कटेंगे। अगर चुनाव आयोग की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद बिल्कुल विरोध नहीं आता, अब मुझे ये विरोध क्या है कि खड़े होकर कह रहे गलत हो, चुनाव आयोग चोर है, एसआईआर गलत है, वोट गलत काटे जा रहे। एक आदमी का आप नाम सामने लेके नहीं आते तो फिर तो मैं मानूं, मैं इसमें इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वो वोट भाजपा का कटा, सपा का कटा, बसपा का कटा, किसका कटा, छोड़िए। वोट वो कट रहा है जो कटना चाहिए। हालांकि ये 4 करोड़ की फिगर है, ये श्रीकांत 31 तारीख तक 2 के भी नीचे आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वोट कटने के बाद ना बंगाल में, ना बिहार में, ना उत्तर प्रदेश में, ना कहीं भी लोग खड़े होकर आपको ये कहते नजर नहीं आ रहे कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सफलता ही नहीं, ये भी दिखाता है कि ये एसआईआर कितना आवश्यक था। श्रीकांत सर, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं और हिंदुओं के बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जिनको कटने के बाद वो सीधे जाकर वो जो बीएलओ ने उनको फॉर्म्स दिए हैं वो फॉर्म सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, भर के दे ही नहीं रहे। या तो वो जिम्मी पना है उनका, या फिर उन्होंने चीजों को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। सरकार से मतलब है लेकिन अपने सरोकारों से उनको कुछ खास लेना देना नहीं है। हाँ, ये कल मैं संजय दीक्षित जी के साथ बैठा था तो भी मैं कह रहा था जिम्मी पना नहीं है, ये बेसिकली कॉम्प्लिसेंट हो जाना है। योगी आदित्यनाथ की 8 साल की सरकार ने लोगों को इतना आश्वस्त कर दिया है कि वो हमेशा की तरह ढीले पड़ गए। मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि यहाँ जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पड़ोस में एक बहुत बड़ी अंसल कॉलोनी है, 100% हिंदू। 1,500 फॉर्म वहां दिए गए, 15 फॉर्म या 14 फॉर्म लौटे। इतना ही नहीं, भाजपाई हमें बता रहे थे कि हम बार बार जा रहे थे तो गेट पे गार्ड को कह दिया गया था इनको घुसने ना दिया जाए। तो ये हमारी एक आराम तलबी है, ये वही आराम तलबी है जिसमें आपने देखा था पहले चुनाव में वोट के दिन हम वोट डालने नहीं जाते थे, हम घर में बैठ के फिल्म देखते थे, पकौड़े खाते थे, चाय पीते थे, हमको लगता था छुट्टी का दिन है। हालांकि उस मानसिकता में बहुत कमी आई है। आपने देखा है कि पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो कुछ तो कहीं कहीं बीएलओस की कमी रह गई, कहीं कुछ लोगों की, कई कार्यकर्ताओं की कमी रह गई, पर ज्यादातर हमारे अपने वोटर्स का एक कॉम्प्लिसेंट एटीट्यूड है। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है इसको भी 2 हिस्से में आप देख लीजिए। गांवों में ये समस्या बिल्कुल नहीं है। गांवों में बीएलओ गया नहीं गया, लोगों ने खुद ही ढूंढ के अपना फॉर्म भर दिया। ये सारी समस्या, ये सारी आराम तलबी, ये सारा शाही अंदाज आपको सिर्फ और सिर्फ शहरों में नजर आ रहा है। शहरों में बीजेपी ज्यादा मजबूत है। खैर, बहरहाल बाबा रामदास, आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं जो बात अभी मिश्रा जी ने कही है? सर, मैं अनुपम भाई से बिल्कुल 100% सहमत हूं। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो लोग, यदि कोई लोग, जैसे आप अंसल कॉलोनी वाली वो बात कर रहे हैं कि 1500 में से 15 फॉर्म आए, इसका मतलब 1%, मतलब उसका हम ये कहना चाहते हैं कि 99% लोग इतने कॉम्प्लेसेंट हैं, इतने लापरवाह हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं, इतने नशे में हैं कि उनको अपने अस्तित्व से, अपने वर्तमान से, अपने भविष्य से, आने वाले आसन्न खतरों से कोई मतलब ही नहीं है। सर, मैं इस चीज को मानता नहीं हूं। और 2-4-10% लोग ऐसे हो सकते हैं, पूरा समाज ऐसा हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कुछ शुरू में, जब एसआईआर शुरू हुआ तो 2-4 दिन की रिपोर्ट हो सकती है। अगर आज आप पता लगाएंगे तो उसमें भी आपको तकरीबन वही ट्रेंड मिलेगा जो बाकी जगह है। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर मान ले कि ऐसे लोग हैं ही,
तो नहीं उनका बाबा जी, जो बाजी इतने बाजी बाजी बाबा बाबा जी, एक सेकंड में आपको टोक रहा हूं। ये जो 1500 में जी 15-14 की बात मैं कर रहा था, ये आपने एकदम सही कहा, ये शुरुआत के दौर था। अभी मेरे को बताया जी गया है कि 1500 में करीब 1400 फॉर्म लौटाए। सर एक बात बताऊं आपको, हम लोग लास्ट मिनट तक सोने वाले वाकई जीव हैं हम हिंदुस्तानी। सर हमको भगवान ने धरती की सबसे बेहतरीन जगह पैदा किया है कि जहां हमको सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं करना है। धरती पे शानदार मौसम, शानदार उपज, शानदार लिविंग कंडीशंस। आज भी सर दुनिया का सबसे अच्छा देश है, सबसे आसान है जिंदगी। आज भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता देश है। तो सर थोड़ी ऐसे माहौल में ना थोड़ी बहुत लापरवाही आ जाती है। सर अल्टीमेटली आप देख लीजिएगा, आपने एकदम सही कहा, वो मात्र ये 4 करोड़ की संख्या घट के 2 करोड़ रह जाएगी और ये इसमें ज्यादातर लोग मृतक, वो जो डिस्प्लेस्ड हैं वो डुप्लीकेट एंट्री दी होंगी। सर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। एसआईआर बहुत सफलतापूर्वक। और एक चीज मैं और बताऊं, अखिलेश यादव तो खैर चलो उनके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहिए, बच्चे हैं वो। सर एक बात बताइए, पिछले चुनाव में कुल 3 करोड़ 80 लाख वोट है टोटल भाजपा का, और 2 सहयोगी जो कि रालोद और पियर का चचा सुभाषपा, ये सपा के साथ थे। अब इनको भी अगर अपनी तरफ मिला लिया जाए, और एक निषाद पार्टी और एक अपना दल, 4 सहयोगी दल प्लस भाजपा यदि मिला लें तो सर 4 करोड़ 30 लाख वोट होता है। उसमें से 4 करोड़ कट गए तो बचा क्या फिर? तो सर ये अच्छा, मैं बता रहा हूं कि 2024 का चुनाव हारने का जो सबसे बड़ा कारण था कि वो अपनी तो 400 आ रही हैं, 400 आ रही है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं यार, 400 आ रही है। सर अगर उस दिन भी मोदी बोल देते ना कि भैया बहुत मुश्किल है, मुश्किल से 250 सीट आएगी, हो सकता है सरकार न बने, अगर मोदी का ये बयान आया होता ना पहले डे 1 से, तो वाकई 400 आती सर। देखिए श्रीकांत, अभी ये बाबाजी ने 2 बातें बड़ी अच्छी कही, थोड़ा सा मैं उसको विस्तार कर दूं। पहली बात तो ये, अगर यही एसआईआर अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हो रहा होता तो आप यकीन माने को 1500 के 1500 वोट पहले दिन वापस आ गए होते फॉर्म। तो ये एक योगी आदित्यनाथ की 8 साल की सरकार ने लोगों को आराम तलब और थोड़ा सा, हमारे यहाँ भूलने की बीमारी बहुत है, तो एक ये अंदाज है। दूसरे एक बड़ी खूबसूरत बात बाबा जी ने कही, ये बात मैं हमेशा मानता रहा हूं कि साहब हमको वो देश मिला है जिसमें नदियों, पहाड़ों, पठारों और हर चीज का इतना, ऋतुओं, हर चीज का इतना अद्भुत समन्वय है, इतना अच्छा संगम है कि दुनिया में, पूरे दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए आते रहे। हम कहीं नहीं गए, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम पृथ्वी के सबसे खूबसूरत भूभाग में हैं जहां पे जीवन सबसे आसान है। जब आप आप जब भारत में जो जीवन है उसको आप मिडिल ईस्ट तो जाने दीजिए, रेगिस्तान तो जाने दीजिए, आप यूरोप और अमेरिका की धरती से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी सुंदर जिंदगी और कितनी सुंदर धरती पर रह रहे हैं। अब ऐसे में हमारा जो ये कहना नहीं है, कॉम्प्लिसेंट हो जाना और अपनी आराम तलब हो जाना और बेखौफ हो जाना, लापरवाह हो जाना, और हमने इस बेखौफी और इस लापरवाही की कीमत 2000 साल तक चुकाई है, लेकिन वो अभी हमारे एक डीएनए में आ गया है, अब जाते ही जाएगा। बाबा जी कुछ कह रहे थे आप शायद? हाँ नहीं सर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए श्रीकांत भाई, आप देख लीजिएगा लगभग 2 करोड़ नाम कटेंगे और वो एकदम जेन्युइन कटेंगे। और वो एकदम सही बात है, वो शकील अहमद ने भी कहा ना कि 65 लाख नाम कट गए, 65 आदमी नहीं 6 आदमी भी पूरे बिहार में नहीं आया, बोला यार मैं तो जिंदा हूं, मैं मेरा नाम काट दिया। आप देख लीजिएगा यूपी में भी यही होगा। हाँ, बंगाल का जो एसआईआर है उसमें अभी भी ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है वो हेरा फेरी
करने से बाज नहीं आ रही है। पूरी अब देखना तरीके ये से होगा कि ऐसा वो पूरी तो तरीके ऐसे से ऐसे कर रही है। हथकंडे उसी से अपना जुड़ा रहे हैं हुआ सर। मेरा सवाल है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जी क्या बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर फॉर्म की एक तरीके से उसको भर के अब जमा किया जा रहा है, और जमा अब टीएमसी के लोग कर रहे हैं, बीएलओ को अपने प्रकोप में या फिर कहा जाए कि अपने उसमें प्रेशर में लेकर जमा कर रहे हैं, और तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर, जो डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जो राज्य सरकार ने बनाकर दिए हैं, जो क्योंकि देखिए जब भी बांग्लादेशी भारत आता है सबसे पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करता है। आधार हो गया, पैन हो गया, राशन कार्ड हो गया, और बहुत पुराने यानी कि 10-10, 15 साल पुराने अपना दस्तावेज बनाने दिया था। मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा था। हाँ, दरअसल बंगाल को लेकर मैं बात कर रहा था। बंगाल में जिस तरीके से तमाम दस्तावेज जो अवैध हैं, जो एक तरीके से 400 बीसी के दस्तावेज हैं, वो वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके बिना पर अगर वापस उनको वोट देने का राइट मिल जाए, या फिर कहा जाए कि एसआईआर का तोड़ जो ममता दीदी ने ढूंढ लिया है, निकाल लिया है, वो किस तरीके से बंगाल में वापस एसआईआर को ऐसे दंतहीन, विषहीन बना देगा। अनुपम सर। हाँ देखें, एक बात जो देखने में आ रही कि बांग्लादेशियों ने बड़ी संख्या में अपने पासपोर्ट बना रखे हैं। पासपोर्ट कहने को भारत सरकार बनाती है, पर उसका वेरिफिकेशन राज्य की पुलिस करती है। अब ऐसे में पासपोर्ट इज वन ऑफ द एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, उन 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 दस्तावेजों में से एक है जिनके आधार पर आपकी नागरिकता स्वीकार की जा रही है। तो इन लोगों ने अपने पासपोर्ट्स बना रखे हैं, और जाहिर सी बात है वो जो पासपोर्ट्स हैं वो ममता की पुलिस ने वेरीफाई कर रखे हैं। तो चुनाव आयोग को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और इसी के लिए आप देखें कि 1,71,00,000 ऐसे फॉर्म्स हैं जो सबमिटेड तो हैं पर संदिग्ध वैरायटी में आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इन संदिग्ध फॉर्म्स को कैसे हैंडल करता है, किस तरह इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत ढेर सारे दस्तावेज आपने देखा है कि ममता सरकार, जब सरकार ही आपके लिए फर्जी दस्तावेज बनाने पर आमादा हो जाए तो फिर क्या चीज़ असंभव है, फिर क्या चीज़ असंभव है। तो चुनाव आयोग कितना कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। और आप इसको मानकर चलें कि बंगाल का असली एसआईआर तभी हो पाएगा जब ममता वहां से हट जाएंगी और कोई और सरकार वहां पे होगी। ये सर, भी एक दूर की कौड़ी है। बाबा रामदास, नहीं, आपको क्या लग रहा है 40 लाख से ज्यादा मैं इसलिए याद दिला पासपोर्ट दूं। हैं इन दिनों जो बने हैं पिछले 5 सालों में? मैं आपको याद दिला दूं कि बाबा ने कुछ दिन पहले यूपी में आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से मना कर दिया। और यदि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का आधार बनाकर जो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो सारे अवैध घोषित कर दिए। सर देखिए, अनुपम भाई ने एकदम सही कहा कि जब तक ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल में बैठी है, और यदि सरकार ही उतारू है किसी घुसपैठिए को जबरदस्ती अपना नागरिक और वोटर बना के अपने शरण देने में, तो कौन क्या कर सकता है। तो असली एसआईआर तो सर वाकई तभी होगा जब ममता की सरकार वहां से चली जाएगी। और सर ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, देखिए इसमें समय लगेगा। बाबा जी 1 मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने अपने बैंक में अपना एड्रेस चेंज कराया, उस एड्रेस चेंज के बिहाफ पर आपने आधार बनवाया, उस आधार के बिहाफ पर आपने वोटर बनवाया, उन दोनों को मिलाकर पैन कार्ड बनवाया, इन तीनों को मिलाकर आपने पासपोर्ट बनवाया। तो अगर आप एक माइनस करेंगे तो सारा कैसे माइनस हो जाएगा? बड़ा ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हो जाएगा। सर जिस दिन आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह, लाल स्याही लग गई सिस्टम में, अगर आप एक बार रडार पे आ गए, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है सर, ऐसे कैमरे आ गए हैं जो आपके चेहरे को पकड़ लेता, फिर आप कहीं जाइए छोड़ता नहीं है।
इसी तरह सर ये डिजिटल युग जो है ना, इसमें आप अगर एक बार रडार पे आ गए तो फिर तो सर आपका सारा कच्चा चिट्ठा सरकार निकाल लेगी। और सरकार यदि उसमें संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपको सुधार के ही दम लेगी, आपका एक एक डॉक्यूमेंट सुधार देगी। और सर लोगों को पता नहीं चला, लोग कहते थे नहीं यार इतने सारे 5 करोड़ बांग्लादेशी है, ये कैसे जाएंगे, क्या होगा। सर सरकार ने SIR के बहाने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर ये एक बात बताऊं, ये तुरंत नहीं होगा, साल 2 साल में। इसमें इस शुद्धिकरण में असल में कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे, पर ऐसा उपाय हो जाएगा जीवन भर के लिए, फिर आने वाली हमारी संततियां जो है ना वो सुरक्षित रहेंगी। हम लोगों को तो संघर्ष करना पड़ेगा। और सर शुरुआत है भी ये, आगे आगे देखते जाइए। जी अनुपम सर, इस पर कुछ अपने विचार रखने। अनुपम सर, ये होम्योपैथिक दवाई है या आयुर्वेदिक? श्रीकांत देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि असली SIR तब होगा जब ममता सरकार हट जाएगी। और इस बार जो बहुत ढेर सारी चीजें, जैसे ममता ने इतना हल्ला मचाया है कि उनका अपना जो कैडर है बड़ा डिसहार्टेंड है, बहुत ही हतोत्साहित है। और कैडर के जब उत्साह कम होता है तो उसका क्या नतीजा होता है, ये 2024 के चुनाव में भाजपा ने देख लिया है। तो कैडर का उत्साह बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारा अपना SIR एक जगह, मैं मान के चलता हूं कि अभी एक और बड़ा SIR होगा। कारण बता रहा हूं, आपने SIR की कट ऑफ डेट जो रखी है वो 2002 या 3 रखी है। हकीकत यह है कि जो सबसे बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए हैं वो 1970 के बाद आए हैं। 1970 और 1980 के दौरान इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए कि जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसमें भारत का आधिकारिक बयान यही था कि हमारे पास इतने ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे बड़ा लोड पड़ रहा है, अब हम इसको और उठाने के काबिल नहीं हैं। इतना कि इंदिरा गांधी ने उस जमाने में बाकायदा इनके लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए योजनाएं चलाई थी और लोगों से डोनेशंस लिए थे। यहाँ तक कि डाक टिकट जारी किया था। और डाक टिकट मैं आपको दिखाता हूँ, 5 पैसे का 10 पैसे के डाक टिकट जारी हुए थे इन बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए। और हमने पूरी दुनिया को ये बताया था कि साहब हमारे पास इतने शरणार्थी आ गए कि हम इनको संभाल भी नहीं पा रहे हैं और इनके चलते हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जा रही है। तो अब आप सोचिए कि कितने शरणार्थी आ चुके होंगे। ये बात हो रही है 1971 के युद्ध के 1 साल पहले, 1970 की बात है, जब ऑपरेशन सर्चलाइट चला रही थी पाकिस्तानी सेना वहां पर। तो उस समय जब 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल हुआ था। देखिए इस तरह के डाक टिकट जारी हुए थे शरणार्थियों के लिए, इस तरह के डाक टिकट जारी हुए थे। तो जो सबसे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आए हैं वो 1970 और 1990 के बीच में आए, 70 और 80 के दशक में आए हैं। तो मेरा मानना है कि SIR डेट तो रखी जानी चाहिए 1969 और 1970, बहुत पीछे रखी जानी चाहिए। आपने देखा कि असम में अलग अलग कानून बने, इसीलिए आपने देखा असम में NRC हो रही है, इसीलिए। तो असम में, बंगाल में, बिहार में, तमाम जगह। लेकिन ये बात है कि जब 2002 की SIR की कट ऑफ डेट से इतना ज्यादा हाहाकार मच गया है विपक्ष में, तो जाहिर सी बात है अगर आप 1970 रख देते तो मेरे ख्याल से विपक्ष ही भाग जाता बांग्लादेश। तो ये मुझे लगता है कि ये अगले कुछ सालों में होगा, पर होना बहुत आवश्यक है। श्रीकांत जी, बाबा जी योर टेक। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, उस पर भी बात करेंगे जी। निश्चित रूप से मैंने कहा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और कम से कम एक सरकार तो देश में ऐसी आई जिसने इतने महत्वपूर्ण विषय को छुआ, इसके महत्व को समझा और इस पे कार्रवाई शुरू की। और मैं तो अनुपम भाई, मेरा तो ये पक्का मानना है कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी SIR के बाद हमें 90% से ज्यादा शुद्ध वोटर लिस्ट देखने को मिलेंगी। और बाकी सर समस्याएं तो हैं इतनी, देखिए जो इतनी विकट समस्या 1970 से लेकर आज तक, मतलब कितने साल हो गए सर? 55 साल।
55 साल पुरानी समस्या को हल करते करते समय लगता है। बाकी एक चीज तो तय है कि बंगाल में ममता बनर्जी बेहद डरी हुई हैं। और मेरी आज वहां के एक लोकल युवक से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि साहब बंगाल का जो टीएमसी का जो कैडर था, गुंडा कैडर, वो तो ऐसे जस्ट दे आर सिटिंग ऑन द फेंस और वो खाली ये कयास लगा रहे हैं कि किस तरफ जाना। वो कई बार रेलवे स्टेशनों पे जो डेली पैसेंजर होते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं कि 6 नंबर वाली पहले जाएगी या 7 नंबर वाली पहले जाएगी, और जो पहले चलती है कूद के उसी में चढ़ जाते हैं। सर वही टीएमसी के कैडर का हाल हो गया है। उनको एक बात पता लग गई है कि अब ममता बनर्जी की रुखसती का समय हो गया है, तो बेहतर होगा कि भाजपा के बैंड वैगन पे चढ़ जाया जाए। और सर जैसे टीएमसी से कूद के सीपीएम से कूद के टीएमसी में आए थे, टीएमसी से कूद के भाजपा में चढ़ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा उनको गुंडागर्दी करने देगी जो वो टीएमसी में करते थे, परंतु वो लोगों को फ्री छोड़ देगा कैडर कि आराम से वोट डालिए। जो आज वोट डालने नहीं देता, सचमुच आज भी बंगाल में ऐसे लोग हैं पिछले 50 साल में एक बार भी वोट नहीं डाला, वो लोग वोट डालने पाएंगे इस एसआईआर के बाद। जी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो पूर्वज आकर वोट डालते थे, मरे हुए अपने माता पिता और दादा दादी से मिलने का जो अवसर बंगाल में मिलता था ममता दीदी के कारण, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि अब प्रोग्राम के अंतिम में हूं, मैं चाहता हूं एक एक सवाल आप दोनों लोगों से लेने के लिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संसद में मनरेगा और नरेगा का नाम बदल दिया साहब, उसको लेकर इतना चीछा लेदर हो रही है, इतना फजीहत हो रही है, इतनी बयानबाजी हो रही है। अनुपम सर, आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं? और मैं अपने सवाल के पूछने से पहले एक और आपसे बयाना लेना चाहता हूं। दरअसल संसद में कल पूछा गया कि ये चिट्ठियां या फिर जो 3 मूर्ति मार्ग है, वहां पर तमाम जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई चिट्ठियां और उनके जुड़े हुए दस्तावेज जो है वहां पर संग्रहित हैं। लेकिन आपको पता है कि सोनिया गांधी, क्योंकि उसकी अध्यक्षा थी, और सोनिया गांधी जो है वो बहुत सारे डिब्बे वहां से ले गई हैं, बहुत सारे बक्से ले गई हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और तमाम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के भी कुछ बहुत गोपनीय चीजें हैं, जिसको वो वापस नहीं दे रही हैं बार बार मांगे जाने पर। उसमें भी मैं चाहता हूं कि किसी दिन आप हमें समय दें, जरा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए। बहरहाल वर्तमान में आते हैं, और संसद में जो कुछ ये चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि साहब नाम बदल दो, नाम बदलने से क्या होगा? जी देखिए, पहले मैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा लेता हूं। मैंने इस पे बाकायदा एक पॉडकास्ट किया था आज से करीब साल भर पहले, और मैंने बताया था कि किस तरह सोनिया गांधी 51 बड़े बड़े बक्से, अब आप सोचिए 51 बक्सों में तो उसमें सिर्फ पत्र नहीं है, उसमें पत्र हैं, डायरीज हैं, नोटिंग्स हैं, करस्पॉन्डेंस हैं, नक्शे हैं, तमाम चीजें हैं, राइटिंग्स हैं, तमाम चीजें हैं। वैसे भी 2 बातें आप जान लें कि वो जो कुछ भी है वो नेहरू के प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा पढ़ा चीजें हैं, और एक प्रधानमंत्री क्या लिखता पढ़ता है वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। और सोनिया गांधी इसको 2009 में चुनाव होने वाला था। अच्छा, कांग्रेस 2004 के चुनाव को भी मान के नहीं चल रही थी हम जीत जाएंगे। इंडिया शाइनिंग का एक कैंपेन चल रहा था, तमाम जितने प्री पोल एनालिसिस थे वो कह रहे थे कि अटल बिहारी की सरकार वापस आ रही है। तो ऐसे में जब अटल बिहारी की सरकार हार गई तो अटल बिहारी मतलब भाजपा से ज्यादा कांग्रेस सरप्राइज हो गई, अरे हम तो जीत गए। और यही चीज उनके दिमाग में अभी तक ऐसी घुस गई है कि उन्होंने समझ लिया उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप बैठे रहो, आगे पीछे जनता किसी न किसी दिन भाजपा को पलट ही देगी। मामूली सी प्याज की कीमतों पे अटल की सरकार पलट दी गई थी। अच्छा, तो इसी तरह 2009 में जब चुनाव होने लगा तो इस बार फिर सोनिया गांधी को डर लगा, इस बार तो हम पक्का हार जाएंगे। तो 2009 के चुनाव के ठीक पहले 2008 में उन्होंने पूरा ये जो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी, जिसको प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी कहा जाता है, इसमें से उन्होंने 51 बक्से की डकैती डाल दी, इसे डकैती कहते हैं। देखिए, आप खुद सोचें कि एक लाइब्रेरी से आप एक बार में एक किताब ले जा सकते हैं,
कुछ लोग एक बार में 2 किताब ले जाते हैं, 6 किताबें ले जाते हैं, इससे ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखा। आप 51 बक्से उठा के ले गई, पूछो किस आदेश से उठा के ले गई? वहां कोई आदेश भी नहीं है। आप सोचे हैं सोनिया गांधी एक ट्रक लेकर आई और उसको लूट के ले गई, कोई कुछ बोला नहीं। और आप 10 साल से भारत सरकार लगातार उनको चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है। और ये ध्यान देने वाली बात है श्रीकांत की, सोनिया ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया, एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। बाबा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि इस दुनिया में अष्ट धातु की और पुरानी मूर्तियों का सबसे बड़ा डीलर कौन है? सोनिया गांधी की बहन। इस देश में जितनी भी अष्ट धातु और पुराने आर्टिफैक्ट्स चोरी होते हैं, मंदिरों से मूर्तियां चोरी होती हैं, वो सब इटली में इनकी राहुल जी की मौसी के पास पहुंचाई जाती हैं। इस देश में जितना भी वो जो पुराना सामान, दुर्लभ सामान निकलता है, उसका सबसे बड़ा ग्राहक सोनिया गांधी है। और कंटेनर भर भर के इटली यूरोप जाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये 51 बक्से जो दस्तावेज ले गई हैं सर, इसमें बहुत कीमती दस्तावेज है। आपको मालूम है जो बीटल्स का जो वो थे ना, कौन, हैरिसन वगैरह, उनका टिकट, उनके कंसर्ट का एक टिकट कई $1000 में बिकता है। उनका साइन किया हुआ कोई कागज, उनका ओरिजिनल वो गिटार, सर ये बड़ी कीमती चीजें होती हैं। और सोनिया गांधी इसकी वैल्यू समझती है। आपको मालूम है तवलीन सिंह ने एक बुक लिखी है शायद दरबार, उसमें वो लिखती है कि 70 के दशक में जो पेज 3 पार्टीज होती थी नेताओं की, उसमें एक दिन चर्चा हुई कि अचानक पश्मीना की शॉल बहुत महंगी हो गई। तो लेडीज ने पूछा क्या हुआ? बोला जो बड़ी बहू हैं उन्होंने पूरे कश्मीर के पूरे पश्मीना का अगले 10 साल का ऑर्डर दिया है। और बड़ी बहू माने सोनिया जी, और पूरा कश्मीर का पश्मीना खरीद के ले गई थी यूरोप। और 2000 की शॉल 20,000 की हो गई थी दिल्ली में उस जमाने में। किस साल की बात है बाजी? राहुल गांधी की मम्मी का सर बड़ा बिजनेस है ये। पुराने दस्तावेज जो वैल्यूएबल चीजें हैं, वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हैं, वैल्यूएबल मूर्तियां हैं, वैल्यूएबल पेंटिंग्स हैं, इनको इकट्ठा करना और ये भविष्य की इनकी इन्वेस्टमेंट है। जी बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें कि मतलब जो सोनिया गांधी ले गई वहां से 51 बक्से, तो बाबा जी का कहना है कि उनमें से बहुत कुछ तो बिक गया होगा। तमाम चीजें सिर्फ बेचने की नीयत से ही नहीं ले जाई गई हैं, तमाम चीजें इसलिए भी ले जाई गई हैं क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में अब पुराने डॉक्यूमेंट्स को एक नए सिरे से पढ़ा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है। रिसर्चर्स जाते हैं उनको पढ़ते हैं, शोध छात्र जाते हैं उनको पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि नेहरू की जिंदगी के जितने पन्ने पलटे जाते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा ऐतराज वाली बातें निकल आती हैं, तो इसलिए भी ले गई। लेकिन एक बड़ी बात आप सोचें कि सोनिया आती हैं, एक ट्रक लगाती हैं एक राष्ट्रीय म्यूजियम में, कहती हैं लाद दो, और बक्से लाद दिए जाते हैं। और 10 साल हो गए आज तक उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ये बात अपने आप में बहुत खतरनाक है। अब ये आपके जो आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या था श्रीकांत? मनरेगा नरेगा नरेगा। तो मनरेगा नरेगा में जहां तक मुझे लगता है कि देखिए ये जो जी राम जी स्कीम है, इसका पहला नाम जो बदला गया था और जो नहीं लागू हुआ वो था पूज्य बापू रोजगार गारंटी। तो मुझको लगता है कि इसमें जो असली इरादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है वो है कि इस योजना से गांधी नाम हटा देना। क्योंकि आज की तारीख में जब गांधी के नाम सुना जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, राहुल गांधी याद आते हैं। तो ऐसे में गांधी नाम, अब देखिए नाम की क्या वैल्यू है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे के बाप का नाम हटा के उसमें नाना का नाम जोड़ा जा रहा है। सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा के बच्चे के नाम से उसके बाप का नाम हटा के उसके नाना का नाम जोड़ दिया, राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो एक ये जनहित की योजनाएं हैं उनमें से गांधी नाम हटाना चाह रही है।
शिवराज सिंह चौहान ने कल बताया भी, आपने देखे, उन्होंने बताया कि 450 योजनाएं उन्होंने गिना दी। उन्होंने कहा देखिए साहब, पता नहीं कितनी है, शायद इससे ज्यादा योजनाएं गिना दी जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पे चल रही है। उसमें सबसे दिलचस्प तो मुझे ये लगा श्रीकांत कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे 50 यूनिवर्सिटी हैं और दोनों में से कोई ग्रेजुएट तक नहीं थे। आप पहले बताएं यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? यूनिवर्सिटी तो ग्रेजुएशन की डिग्री से शुरू ही करती है भाई। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आपको हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट तो नहीं देती ना, ग्रेजुएशन की डिग्री से मिनिमम शुरू करती है। ग्रेजुएशन देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन देती है, डॉक्टरेट देती है। इनमें से दो ही कोई ग्रेजुएट ही नहीं था। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि यह भी अपने आप में कमाल की चीज है कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी, कल शिवराज सिंह ने यह बात कही नहीं, उन्हें कहना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वो एक ऐसी महिला के नाम पे है जो ग्रेजुएट तक नहीं, स्नातक तक नहीं, इंटर पास भी है नहीं है नहीं पता। तो दैट वे ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। मतलब शिवराज सिंह कह रहे थे कि साहब आपने तो जानवरों के रहने के जंगल तक नहीं छोड़े, वो भी अपने नाम पे कर लिए। तो उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है कि जनहित की योजनाओं से गांधी नाम, गांधी सरनेम हटा रही है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है श्रीकांत। क्योंकि आईटीओ, दिल्ली में आईटीओ से कश्मीरी गेट तक लगातार की जो पूरी भूमि है ना, वो इन्हीं के परिवार के वंशजों के नाम पर है। बाबा रामदास, मैंने श्रीकांत, हाँ, मैंने आज से 6-7 साल पहले फेसबुक पे एक आर्टिकल लिखा था, मैं आपको भेज दूंगा, और उसका आर्टिकल का नाम था कि नाम में क्या रखा है। तो नाम में क्या रखा था मैंने उसमें बताया था। उस समय तक वो दौर था जब इलाहाबाद कहलाता था हमारा शहर और प्रयागराज नाम इसका नहीं हुआ था। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि भाई मैं तो 25 साल से अपने अखबार का नाम प्रयागराज टाइम्स रख के बैठा हूं, इलाहाबाद टाइम्स नहीं रखा हूं। मैं तो 25 साल से कह रहा हूं इसका नाम प्रयागराज होना चाहिए। और मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि साहब नाम में क्या रखा है, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह प्रयागराज में आप 10 कदम नहीं चल सकते बिना गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य की सड़क या कोई बिल्डिंग या किसी संस्थान का जिक्र किए बगैर। तो मैं तो इसको मानता हूं कि साहब इन्होंने अपने आप में काफी कुछ, ये देखिए आज से 7 साल पहले आई रोट दिस आर्टिकल, नाम में क्या रखा है। तो तब तक ये इसका प्रयागराज का नाम इलाहाबादी हुआ करता था। तो यस, नाम में बहुत कुछ रखा है और नाम से बहुत कुछ रखता मिलता है। और मैंने इसमें कहा था कि जब शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, गुलाब किसी भी नाम से होता वैसे ही महकता। ये बात कहने के बाद शेक्सपियर ने नीचे अपना नाम लिखा था, किसी और का नाम नहीं लिखा था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बाबा रामदास, फाइनल रिमार्क, नाम में क्या रखा है? सर मैंने कहा ना, ये फेसबुक पे एक बड़े अच्छे राइटर हैं, वो कहते हैं कि मोदी रचनात्मक विनाश कर रहे हैं। मोदी बड़े निर्दयी हैं और रचनात्मक विनाश कर रहे हैं। और इस नकली गांधी, नकली नेहरू खानदान का, क्योंकि नेहरू का नाम भी नकली था, नेहरू जैसा कोई टाइटल होता नहीं है पूरे कश्मीर में और किसी का नहीं है। तो ये सर नकली गांधी, नकली नेहरू परिवार का रचनात्मक, और इन्होंने जो हमारी इंडियन साइकी पे कब्जा किया था। ये सर जब जगह जगह आप अपना नाम, आप पूरे भारत की पूरे मनोविज्ञान पे, पूरी हमारी साइकी पे कब्जा करने का ये षड्यंत्र था इस परिवार का। और अब कम से कम, और सर मुझे तो लगता है कि इस तरह शर्मा के नाम नहीं बदलना चाहिए। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जो भी है सर, हमारे देश में विभूतियों की कमी नहीं है, इकट्ठे एक झटके में बदलने की जरूरत है। सर इस देश को एक अर्जेंटली कमाल अतातुर्क की जरूरत है। इतना समय नहीं है हमारे पास। कमाल अतातुर्क ने सिर्फ 1.5 साल में पूरी तुर्की बदल दी थी। हजारों सालों का इतिहास था, सिर्फ 1.5 साल में सब ठीक कर दिया था। और ऐसा ठीक किया था कि आज तक तुर्की है।
एर्दोगान जैसे हमें पता नहीं कितने आएंगे। हाजिया सूफिया ढूंढना पड़ेगा फिर। एक बाजी, ये इस्लाम की ताकत है कि कमाल अतातुर्क के बाद भी उसके 100 साल के काम को अर्दोगान ने 2 साल में गड़बड़ा दिया। अब आप देखिए इसको, आप मतलब उसने जो आदमी ने, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में कोई सेकुलर आर्मी नहीं होती थी सिवाय तुर्की की। कमाल अतातुर्क ने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को ईटर होने के काम पे लगा दिया था। कमाल अतातुर्क ने कुरान को तुर्की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। पहली पूरी दुनिया में कुरान अरबिक में पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ भी। उसने कहा कि अरबी से हमारा कोई लेना ही देना नहीं। उसने अरब की सीमा सील कर दी थी, उसने अरबी बैन कर दी थी। उसने कहा था सरकारी नौकरी में आपको सरकारी, उसने कहा कि हम अरब का हिस्सा नहीं, हम यूरोप का हिस्सा हैं। सरकारी नौकरी के लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया था। यदि एक पुरुष को सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको टाई और कोट लगाना पड़ता था, और एक महिला को सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको स्कर्ट पहननी पड़ती थी। सोचें आप, उसने गांव गांव जाकर तुर्की भाषा का प्रचार किया था। उसने अरबी भाषा बैन कर दी थी। उसने अपने आप को अरब से अलग कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसने हाया सोफिया को वापस मस्जिद से म्यूजियम बना दिया था। कमाल जैसा आदमी भी उसको वापस चर्च तो नहीं बना पाया, लेकिन म्यूजियम बना दिया था। लेकिन अर्दोगान ने उस म्यूजियम को अभी 3 साल पहले फिर से मस्जिद बना दिया। तो आप सोचिए 100 साल है। कमाल अतातुर्क आया था 1920 में, कमाल अतातुर्क आया था। अच्छा, कमाल अतातुर्क ने तो वो काम किया, उसने साहब खलीफा को गिरफ्तार कर लिया। उसने खलीफा को देश निकाला दे दिया। उसने खलीफा को उन्हीं के देश से निकाल दिया, तुर्की से ही निकाल दिया। उसने तो खिलाफत खत्म कर दिया। और देखिए क्या बात है, कमाल कर रहा था तुर्की में, हमारे यहाँ भारतीय मुसलमान सीना पीट रहे थे, खिलाफत नहीं आने देंगे, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ये भी अजीब बात है। ये मौलाना ये जो जौहर ब्रदर्स हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, ये तुर्की में गए थे पर्चा बांटने। दोनों को गिरफ्तार करके 10-10 लाठी मारी और वापस भिजवा दिया। दैट वाज कमाल अतातुर्क। लेकिन उसके 100 साल के काम को अर्दोगान ने देखिए 2 साल में कहां पहुंचा दिया। कमाल अतातुर्क जिस समय मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे कब्जा किया था, जब कू किया था, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, उस समय उसने पहले इंटरव्यू में ये कहा था, उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? उसने कहा मैं कमाल अतातुर्क की जीवनी पढ़ रहा हूं। कमाल अतातुर्क की जीवनी पढ़ना वो कह के उसने इस बात का संदेश दिया था कि मैं एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम होना चाहता हूं, मैं कमाल अतातुर्क जैसा डिक्टेटर होना चाहता हूं। केवल उस बयान से इतना बवाल मच गया कि मुशर्रफ ने कमाल अतातुर्क पढ़ना छोड़ दिया। कमाल अतातुर्क कमाल थे भाई, उसको कमाल पाशा कहते थे साहब, हमारे यहाँ कमाल पाशा कह के पढ़ाते थे। लेकिन आप सोचें इस्लाम की ताकत कि अर्दोगान ने जिस खलीफा को कमाल अतातुर्क ने तुर्की से बाहर फेंक दिया, वही खलीफा बनने का प्रयास में उस आदमी ने कहां से कहां तुर्की को पहुंचा दिया, तुर्की की इकोनॉमी को पहुंचा दिया, तुर्की के लीरा को पहुंचा दिया, तुर्की की वैश्विक सिचुएशन को पहुंचा दिया। और अब हालत यह है कि अर्दोगान से बात कर रहे हैं पुतिन बैठ के कमरे में, और बाहर पुतिन की मिसाइल अर्दोगान का शिप उड़ा रही ब्लैक सी में। ये सब कुछ संभव है। ग्लोबल लोकल हो गया है, लोकल ग्लोबल हो गया। फाइनली मार्क बाबा रामदास सर वही बात है, बट एक चीज है कि हम सही रास्ते पे हैं। ये जो सरकार है ये सही रास्ते पे है और भारत को सही दिशा में लेके जा रही है, और आने वाले समय हमारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अनुपम भाई आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम, हर हर महादेव।